तो स्टार्ट करते हैं अगस्त, ठीक है ना। हम बात किसी कर रहे हैं यहाँ पे अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स की बात करेंगे, है ना। ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक हम कवर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम करंट अफेयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है भाई, इस क्वेश्चन को देखो, आपको एक आइडिया मिलेगा। ये जो क्वेश्चन होंगे ना, एज इट इज आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे, या फिर एक दो स्टेटमेंट इधर उधर। इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए भाई प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको समझ कैसे आएगा। पीवाईक्यूज को देखो, पीवाईक्यूज को देखो, इसीलिए इसमें इंक्लूड किया गया पीवाईक्यूज प्लस करंट अफेयर। तो आपको करंट अफेयर से समझ आएगा कि भाई पीवाईक्यूज से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीलिम्स में जरूरी होता है कि आप जब बैठो एग्जाम देते, आपको दिमाग में चीजें हैं कि हाँ मेरे को ये टाइम में ये करना है, इतना टाइम रिवाइज फिर से क्वेश्चन करने के लिए देना है, इसको छोड़ना है, 10 क्वेश्चन करना छोड़ने हैं, ऐसे सोच के चलना होता है अपने को। एक स्ट्रेटेजी जरूरी है। दुनिया में आप सक्सेसफुल हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, है ना। स्ट्रेटेजी है तो आप हमेशा खुश रहो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट रेसिडुअल माउंटेन। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी रेसिडुअल माउंटेन की। किसकी? रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन मतलब खत्म हो चुके ऐसे है ना, बचे हुए है ना, इरोजन से, वेदरिंग से पहले थे बट वो बचे हैं थोड़े से, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे अरावलीज क्या रेसिडुअल माउंटेन्स हैं? बिल्कुल सही है। क्या गिरनार हिल्स जो है वो रेसिडुअल माउंटेन है? बिल्कुल सही है ना। जावड़ी हिल्स भी रेसिडुअल माउंटेन है। नीलगिरी हिल्स भी क्या है? रेसिडुअल माउंटेन्स हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन से रेसिडुअल माउंटेन है, तो चारों के चारों जो है वो रेसिडुअल माउंटेन है, ठीक है ना। जावड़ी देखो, मैं आपको साउथ में जो हमारे पास साउथ है यहाँ पे मैं आपको रेंज से दिखाता हूँ जावड़ी को। यहाँ पे जावड़ी हिल्स होगा, ठीक है। जावड़ी के बाद यहाँ पे नीलगिरीज होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग है इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे अनामलाई और सबसे नीचे में कार्डमम। ये पूछा जाता है, अरेंज करो इनको नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अरावली रेंज। हमको बात करनी है अरावली रेंज की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? इजी है। देखो अरावली न्यूज में था, तो इससे ज्योग्राफी के एक्सपर्ट में क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे। जो डायनेमिक पार्ट था अरावली, उसके स्टैटिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इट एक्ट एज अ मेजर बैरियर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट। बिल्कुल सही है ना, कि ये प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ डेजर्ट को। बिल्कुल सही है। हाईएस्ट पीक इज गुरु शिखर। अरावली का हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर है क्या? बिल्कुल सही है ना। इट इज लोकेटेड इन माउंट आबू। कहाँ पे है ये गुरु शिखर जो है वो? माउंट आबू के ऊपर है। ऑल द रिवर इन राजस्थान ओरिजिनेट फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ अरावली। नो, नॉट ऑल, ठीक है ना। चंबल इज द ओनली रिवर जो कि है ना, ऑल रिवर इन द राजस्थान बोल रहा है। इट इज इनकरेक्ट बिकॉज चंबल जो है, चंबल कहाँ से निकलता है? इट इज द साउदर्न स्लोप ऑफ विंध्यास। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2। 2 का क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 3 है अल नजाह इज अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, ठीक है ना। अल नजाह एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग है। किसके किसके बीच में है? किसके किसके बीच में है? इंडिया और किसके बीच में है? ये ओमान के बीच में है। इंडिया और ओमान के बीच में है, ठीक है ना। अल नजाह किसके किसके बीच में है? इंडिया और ओमान के बीच में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। और ये कहाँ पे हुआ था? ये राजस्थान के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाराजस्थान, है ना। और ये फोकस किस पे करता है? काउंटर टेररिज्म पे। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पे काम करना कैसे, इसको ये बताता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। कर्च स्ट्रीट किसके किसके बीच में है? ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब के बीच में कर्च स्ट्रीट है क्या? बिल्कुल सही है। ओके, है ना। स्ट्रीट ऑफ, इसके मैप देख लेंगे, है ना। पहले तो नाम देख लेते हैं। स्ट्रीट ऑफ मिजिना, स्ट्रीट ऑफ मिजिना किसके बीच में है? ये टहनियन सी विथ आयोनियन सी के बीच में है क्या? बिल्कुल सही है। टाइनियन सी और आयोनियन सी के बीच में क्या है? स्ट्रीट ऑफ मेजिना। और स्ट्रीट ऑफ डोवर, ये न्यूज़ में थे, कभी कभी न्यूज़ में आते हैं ये। स्ट्रीट ऑफ डोवर किसके बीच में है? स्ट्रीट ऑफ डोवर जो है वो नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल के बीच में है। स्ट्रीट ऑफ डोवर इज इन नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल। मैप देख लेते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया? ये हो गया ब्लैक सी, ये हो गया सी ऑफ अजोब। इन दोनों के बीच में क्या है? कर्च स्ट्रीट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कंट्रीज यहाँ पे देख लेते हैं। जो ब्लैक सी के बॉर्डर कंट्रीज की बात कर लेते हैं,
बॉर्डर कंट्रीज जो है ब्लैक सी के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। याद रखने का तरीका है बर्गर टी, BURGUR बर्गर टी, ठीक है। बुल्गारिया, रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, रोमानिया और टर्की 6 कंट्रीज हैं जो कि क्या करते हैं, बॉर्डर करते हैं किसको, ब्लैक सी को, ठीक है। ये रहा जॉर्जिया, ये रहा टर्की, ये रहा बुल्गारिया, ये रहा रोमानिया, ये रहा यूक्रेन, ये रहा रशिया, ये 4 कंट्रीज हो गए। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, स्ट्रीट्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रीट्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रीट मतलब 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाला एक नैरो चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रीट कौन कौन से हैं, इसका याद रखने का तरीका है बीबी मैडम, ठीक है। सो ये ब्लैक सी और मरमरा सी, ये क्या है, ये कौन सी सी है, ये है मरमरा सी, ये है मरमरा, MAMARA मरमरा सी, ठीक है। सो BBMADAM। तो ब्लैक सी और मरमरा सी के बीच में क्या है, स्टेट ऑफ बॉस्पोरस, स्टेट ऑफ व्हाट, स्टेट ऑफ बॉस्पोरस, स्टेट ऑफ बॉस्पोरस। और मरमरा सी और एजियन सी, ये क्या है, एजियन सी। मरमरा सी और एजियन सी के बीच में क्या है, स्टेट ऑफ डार्डनेल, स्टेट ऑफ डार्डनेल, ये है स्टेट ऑफ डार्डनेल, ये हो गया स्टेट ऑफ बॉस्पोरस, है ना, स्टेट ऑफ डार्डनेल, DARDNALE, ओके। और ये हो जाएगा अपने पास मेडिटेरियन सी उसके बाद, ओके। सो ये हो गया अपने पास बॉर्डर्स और हमारे पास स्टेट। तो ब्लैक सी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्रीमिया है भाई 2014 में, किसने नेक्स्ट कर लिया इसको, सो किसने नेक्स्ट कर लिया अपने पास, रशिया ने। ओडिशा जो पोर्ट है वो किसका पोर्ट है, यूक्रेन का पोर्ट है, ये मेन चीज है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्टेट ऑफ मजीना, ठीक है ना। स्टेट ऑफ मजीना की बात करते हैं, देखो ये है टाइरियन सी, ये है आयोनियन सी, ठीक है। ये है आयोनियन सी, ये है टाइरियन सी, और इसके बीच में ये जो स्टेट दिख रहा है ये कौन सा स्टेट है, ये है स्टेट ऑफ मेजीना, स्टेट ऑफ मेजीना। ऐसे मजीनी, मेजीना ऐसे नाम कहाँ पे होते हैं, जनरली इटली में होते हैं, ठीक है। दिस इज स्टेट ऑफ मेजीना, ओके। ये एड्रियाटिक सी है, इसको भी देख लो, इटली के साइड में है। उसके बाद स्टेट ऑफ डोवर, जो स्टेट ऑफ डोवर है ये इंग्लैंड हो गया, ये इंग्लिश चैनल है, ये नॉर्थ सी है। स्टेट ऑफ डोवर जो है वो किसको किसको कनेक्ट करता है, स्टेट ऑफ डोवर जो है वो इंग्लिश चैनल को और नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है। सो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो ये इंग्लैंड और इधर ये रहा बेल्जियम। बेल्जियम कहाँ कंट्री है ये बताना चाहिए। बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स, ओके। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। 2022 में आ चुका है ये क्वेश्चन, है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर, है ना। वियतनाम एक तरह से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहा था क्या पिछले सालों में, देखना याद रखना कि भाई ये एक सही स्टेटमेंट है ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहा है बिकॉज ऑफ द चिपसेट्स, है ना। वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, क्या वियतनाम में मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है, नो। वियतनाम में वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक है, ठीक है ना, नॉट मल्टी पार्टी, इट इज ओनली वन पार्टी। सेकंड इज इनकरेक्ट, और फर्स्ट इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लंपी स्किन डिसीज, बहुत ज्यादा न्यूज में था भाई, याद रखना इट इज नॉट अ जूनोटिक डिसीज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसके बारे में ये है कि ये जूनोटिक डिसीज नहीं है, ठीक है ना, है ना। लंपी स्किन डिसीज है वायरल डिसीज दैट अफेक्ट कैटल्स, बिल्कुल सही है। एंड देयर इज नो वैक्सीन करंटली अवेलेबल अगेंस्ट द डिसीज, देखो बोल रहे हैं नो वैक्सीन, ठीक है ना, देयर इज नो वैक्सीन बोल रहा है ना, देयर आर वैक्सीन यार, है ना, देयर आर वैक्सीन, ओके। दिस इज इनकरेक्ट। मोर्टेलिटी रेट आर अबव 90% इन इन्फेक्टेड एनिमल, क्या इसमें मोर्टेलिटी परसेंट जो है 90% हो, इसमें 10% मोर्टेलिटी परसेंटेज है, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइज स्पीच ब्लैक। हमको बात किसकी करनी है, एक्सरसाइज स्पीच ब्लैक की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। इट इज एन एनुअल मल्टीलेटरल एयर वॉरफेयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज होस्टेड बाय द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स, क्या इसको रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स ने इसको होस्ट किया है, गलत है भाई। इसको होस्ट कौन करता है ना भाई, इसको होस्ट रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स ही करता है, बट इट इज नॉट वन एनुअल मल्टीलेटरल एयर फोर्स, इट इज अ बाइनियल, ठीक है ना, हर 2 साल में एक बार होता है। कैसे होता है भाई, इट इज अ बाइनियल, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ बाइनियल, हर 2 साल में एक बार होता है ये।
नॉट हर साल, ठीक है ना, बाइनियल 2 साल में एक बार होता है। इंडिया हैज़ अ पार्टिसिपेंट इन दिस एक्सरसाइज सिंस इट्स इंसेप्शन। क्या इंडिया इसके इंसेप्शन जब से ये बना है तब से इसका पार्टिसिपेट किया है? नो, ये बना तो पहले ही से था, ठीक है ना, इसको पार्टिसिपेट किया है 2018 में इंडिया। ओके, तो करेक्ट हमसे पूछा है तो नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है इंडिया हैज साइन एंड रेटिफाइड विच आर द फॉलोइंग। क्या इंडिया ने किस किस चीज़ों को साइन किया है, रेटिफाइड किया है? साइन के मतलब पार्टिसिपेट करना, रेटिफाई मतलब पार्लियामेंट के द्वारा पास करना, ठीक है। क्या एंटार्क्टिक ट्रीटी को इंडिया ने रेटिफाई किया है और पास किया है? हाँ, बिल्कुल गलत है, ऐसे लोगों को लगेगा, बट इट इज करेक्ट। एंटार्क्टिक ट्रीटी को इंडिया ने रेटिफाई और साइन किया था 1983 में, सो दिस इज करेक्ट। प्रोटोकॉल ऑन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन टू एंटार्क्टिक ट्रीटी, इसको भी इंडिया ने साइन रेटिफाई कर चुका है यार 1998 में। ओके, एंड कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मैराइन लिविंग रिसोर्स, इसको भी इंडिया ने क्या कर चुका है, साइन रेटिफाई कर चुका है। कब किया? 1985 में किया। कंजर्वेशन कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मैराइन लिविंग रिसोर्सेज को, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, आंसर जाएगा डी। देखो, पढ़ के आपको याद नहीं करना है भाई, प्रीलिम्स में एक ही चीज़ आपको थोड़ा मोड़ा भी पता होता है ना, तो आप चीज़ों को एलिमिनेट कर देते हो, याद रखना। थोड़ा मोड़ा भी पता होना, बहुत ज़्यादा नॉलेज पता होना चाहिए प्रीलिम्स में आपको, और मेंस में थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए, पर उसको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बट दोनों में एक डिफरेंस है, ले देखिए यूपीएससी आपसे हर चीज़ पता करने की बात कर रही है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 है कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट। हमको बात किसी करनी है, मिनिमम वेज एक्ट ऑफ 1948 की बात करनी है। मीडियम लेवल क्वेश्चन है ये। इट प्रिस्क्राइब फिक्सिंग, it prescribe what? It prescribe the fixing, it prescribe fixing, reviewing and revising the minimum wage of even the migrant laborers employed in the scheduled employment। बिल्कुल सही है ना, ये माइग्रेंट लेबरर्स का भी वेज को ये फिक्स करता है। सेकेंड है द कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन इज मैंडेटेड टू रिवाइज द मिनिमम रेट्स ऑफ वेज एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर। बिल्कुल सही है, हर 5 साल के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए भाई। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट रहेगा बोथ, करेक्ट रहेगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 10 है विच आर द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। 2019 में आ चुका है ये। रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के द्वारा किसको इशू किया जाता है ना, हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ। ये कौन से नोट्स हैं? ये पार्टिसिपेटरी नोट्स है, नॉट प्रॉमिसरी नोट। जल्दी में ना, जिसको पता होगा उसने प्रॉमिसरी टिक कर दिया होगा। एग्जाम्पल यूपीएससी जानती है कि आदमी के साइकोलॉजी कैसे खेल खेलता है। प्रॉमिसरी और पार्टिसिपेटरी प्रीलिम्स के अंदर एक ही दिखते हैं, ठीक है ना, तो आदमी क्या करता है, जल्दी में प्रॉमिसरी पर टिक लगा जाता है, प्रॉमिसरी करके आ जाता है ना, बट इट इज नॉट प्रॉमिसरी नोट, इट इज पार्टिसिपेटरी नोट। तो याद रखना, क्वेश्चन अच्छे से देखो यार, ऑप्शंस में क्या लिखा है उसको अच्छे से देखो, और ये जब प्रैक्टिस करेंगे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में तभी जाके एग्जाम में होता है सही। क्वेश्चन नंबर 11 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो क्वेश्चन तो 99% चांसेस आने के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के। लेवल कैसा है क्वेश्चन का भाई? मीडियम। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड एज प्रोविजन एज पर द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। बिल्कुल सही है। इसको किसके अंदर बनाया गया था, ऐसा लोग सोचेंगे, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर बनाया गया था, बट इट इज इनकरेक्ट। इसको जो सीवीसी एक्ट आया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, उसके अंदर इसको डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया था, सीवीसी एक्ट ऑफ 2002 के अंदर। The ED director is appointed by the Union government based on the recommendation of the committee chaired by Union Home Minister and member comprising of the leader of opposition in Lok Sabha and Rajya Sabha as well as Chief Justice of India। बिल्कुल सही है, ऐसा लोगों को लगेगा, बट इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो ईडी का डायरेक्टर है ना, उसको गवर्नमेंट चूज करती है, ठीक है ना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, है ना, जिसका चेयरपर्सन कौन होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, नॉट द यूनियन होम मिनिस्टर, है ना। इसमें और भी मेंबर्स होते हैं, जैसे कि होम सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग होता है, रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है, विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, है ना। ये सब जो दिया है ना, ये सब किसके लिए है, सीबीआई डायरेक्टर के लिए है ना। मतलब सीबीआई डायरेक्टर के लिए मतलब क्या है, 3 चीजें हैं सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है ना, ये 3 चीजें हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट नंबर 3 है, द ईडी डायरेक्टर हैज अ फिक्स 2-year टेन्योर which can be extended by 1 year each time provided total term does not exceed 5 year। बिल्कुल सही है ना। रिसेंट अमेंडमेंट से यही हुआ है, ये सीबीआई डायरेक्टर के लिए भी ऐसा ही है और ईडी डायरेक्टर के लिए ऐसा ही है। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। ओके, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, which of the following statement is are correct with respect to forest cover in the north eastern states of India। हमको बात किसी करनी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर की बात करनी है, फॉरेस्ट कवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। करेक्ट बताना है भाई। ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव मोर देन 70% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। क्या सारे के सारे स्टेट में ऐसा है? ऐसा नहीं है भाई। असम के अलावा जितने भी हैं सब में है, ठीक है ना, एक्सेप्ट असम। असम में कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर है भाई? 34% फॉरेस्ट कवर है। This is incorrect. All the northeastern states of India have witnessed decline in forest area over the past decade. Not all, ठीक है ना, except असम। असम में हमारे पास डिक्रीज देखने को नहीं मिला है, बाकी सब जगह में अपने को फॉरेस्ट कवर में देखने को मिला है डिक्लाइन। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट क्या हो जाएगा? नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। बात किसी करनी है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बात करनी है, इजी क्वेश्चन है ये। द सिस्टम इवॉल्व थ्रू जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हैज नो बैकिंग लॉ और प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है। इट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 5 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। नो, इट इज CGI plus 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ओके, सेकेंड इज इनकरेक्ट। ओके, सेकेंड इज इनकरेक्ट। सेकेंड क्या है भाई? इनकरेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टोबैको फार्मिंग इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है टोबैको फार्मिंग इन इंडिया की। टोबैको इज अ ड्रॉट टोलरेंट हार्डी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। क्या टोबैको जो होता है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है? बिल्कुल सही है ना। हार्ड होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होता है। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टोबैको। नो, इंडिया इज नॉट द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, है ना, एंड एक्सपोर्टर आफ्टर चाइना एंड ब्राजील। मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इसका? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इसका? चाइना। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है इसका? ब्राजील, ठीक है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम सब स्कीम ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एम्ड एट शिफ्टिंग फार्मर अवे फ्रॉम टोबैको कल्टीवेशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल इंडियन स्टेट्स। नहीं भाई, ये ऑल इंडियन स्टेट्स में देखो, जहाँ पे ऑल आ जाए तो घंटी बजनी चाहिए, दिमागी गलत हो सकता है। हाँ, ये देखो, ये ऑल स्टेट्स में नहीं है, है ना। कुछ स्टेट्स में है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है ना, 10 टोबैको ग्रोइंग स्टेट्स है ना, 10 ही अपने पास ऐसे टोबैको ग्रोइंग स्टेट्स हैं, वहाँ पे ये लागू किया गया है ना। 10 टोबैको ग्रोइंग स्टेट्स। और 10 टोबैको ग्रोइंग स्टेट्स कौन कौन से हैं अपने पास? आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओके, गुजरात, कर्नाटका, ओके, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन्हीं में इसको लागू किया गया है। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 ओनली। 14 का क्या हो जाएगा? 1 ओनली। आंसर हो जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर। तो सबको पता होना चाहिए भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। अटल इनोवेशन मिशन कब किसके अंदर सेटअप किया गया है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि नीति आयोग के अंदर सेटअप किया गया है। किसके अंदर सेटअप किया गया है? नीति आयोग के अंदर 2016 में इसको बनाया गया है। कब बनाया गया? 2016 में, है ना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए। ओके, टू क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर। क्रिएट व्हाट? साइंटिफिक टेम्पर एंड क्यूरियोसिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, हेल फायर R9X मिसाइल। बात किसकी करनी है? हेल फायर R9X मिसाइल इज ऑल्सो नोन एज निंजा बॉम्ब। रिसेंटली इन द न्यूज
इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, निंजा बॉम्ब या फिर हेलेक्स और हेलफायर R96 मिसाइल, इसको डेवलप किसने किया है? यूएसए ने डेवलप किया है। किसने डेवलप किया है? यूएसए ने डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स, ओके, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर्स shall be appointed by the president on the recommendation of a committee consisting of, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको कमिटी बताना है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर्स को कैसे हम अपॉइंट करेंगे, ये हमको बताना है, ठीक है। किसके कमिटी के द्वारा रिकमेंड किया जाता है और कमिटी में कौन कौन होगा ये हमको बताना है। क्या प्राइम मिनिस्टर होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या यूनियन होम मिनिस्टर होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोअर हाउस होंगे? बिल्कुल सही है, मतलब लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा, ओके। ये तीनों के द्वारा क्या किया जाता है? इसको अपॉइंट किया जाता है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 to 5, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट है ना। सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद, तो जो हैदराबाद की सिटी है किसने फाउंड किया था? ठीक है, क्वेश्चन हमसे इनकरेक्ट पूछा है, क्वेश्चन हमसे इनकरेक्ट पूछा है भाई। तो सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद, देखो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भाई। हैदराबाद को फाउंड किसने किया था? कुतुब शाही डायनेस्टी को बोलते हैं, है ना। कुतुब शाही बोलते हैं बिकॉज महमूद कुली कुतुब शाह ने इसको बनाया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, है ना, कुली कुतुब शाह, इन्होंने इसको फाउंड किया था, ठीक है ना। दिस इज इनकरेक्ट। Qutub Shahi dynasty came to an end when Mughal Emperor Aurangzeb arrested the jailed Sultan Abul Hasan Qutub Shah for the rest of his life। ये सही है भाई, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो वो उससे कुतुब शाही डायनेस्टी खत्म हो गया। इनकट हमसे पूछा है 18 का, इनकट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है सुंदरलाल कमिटी, हमको बात किसकी करनी है? सुंदरलाल कमिटी अपॉइंटेड बाय दी जवाहरलाल नेहरू इज क्लोजली रिलेटेड टू। तो सुंदरलाल कमिटी जो है वो किसके साथ रिलेटेड है ये हमको बताना है। सो इट इज एसोसिएटेड विद द एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद न्यूज़ में था इसीलिए उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सुंदरलाल कमिटी को उसने बनाया था। ऑपरेशन कौन चलाया था हमने हैदराबाद को चलाने के लिए? ऑपरेशन पोलो फॉर द एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के कौन कौन से कंट्रीज जो है वो पार्ट हैं, ठीक है। इसका इंडिया पार्ट है क्या? बिल्कुल इंडिया पार्ट है इसका। क्या ऑस्ट्रेलिया पार्ट है क्या मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का? यस। क्या जापान पार्ट है? नो। न्यूजीलैंड पार्ट है? यस। यूनाइटेड किंगडम पार्ट है? स्वीडन पार्ट नहीं है? यूएसए पार्ट नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ओके गलती हो गई भाई, ठीक है ना। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का ऑस्ट्रेलिया पार्ट है, इंडिया पार्ट नहीं है, ठीक है ना। जापान पार्ट है इसका, न्यूजीलैंड पार्ट नहीं है, स्वीडन पार्ट है इसका, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। इंडिया एंड न्यूजीलैंड इज नॉट द पार्ट ऑफ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि इंडिया पार्ट नहीं है, इंडिया पार्ट नहीं, तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। आंसर क्या बचा? सी। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, उसका इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सीएजी। हमसे क्या पूछा है? सीएजी के बारे में बताना है अपने को। नॉट करेक्ट पूछा है भाई, गलत पूछा है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? मीडियम, ओके। सीएजी कंपाइल्स एंड मेंटेन अकाउंट ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है ना। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अकाउंट करता है ये, ठीक है। ऐसा लगेगा लोगों को, बट इट इज नॉट करेक्ट, ओनली सेंटर भाई। बट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पे ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का ही अपने पास मेंटेन करता है, अकाउंट करता है, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे कंपाइल नहीं करता, ठीक है।
सो फर्स्ट इज इनकट, हम तो इनकट ही पूछा था, इनकट हो जाएगा अपने पास ए। एंड सीजी कैन अकाउंट ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू द कंटिजेंसी फंड, यस। सीजी सबमिट ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट, यस। सीजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस लाइक द मैनर लाइक ऑन द ग्राउंड ऑफ दी जज द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही है। इनकट हमसे पूछा है, इनकट हो जाएगा ए वाला, और हमसे इनकट पूछा गया है। क्वेश्चन 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। लेवल कैसा है, मीडियम लेवल क्वेश्चन है। अमॉन्ग द यूनियन टेरिटरीज दिल्ली अलोंग हैज अ हाई कोर्ट इन इट्स ओन, ठीक है ना, अलोन सॉरी, क्या सिर्फ दिल्ली के पास हाई कोर्ट है यूनियन टेरिटरीज में? भाई अभी जम्मू एंड कश्मीर के पास भी तो है, दिस इज इनकरेक्ट। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया ना, JNK के पास भी तो है। सेकेंड है, पार्लियामेंट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द स्टेट मे बाय लॉ एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू और एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है भाई, ठीक है ना। पार्लियामेंट आर्टिकल 230 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एक्सटेंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, है ना, to or exclude the jurisdiction of the high court from any union territory. There is no need of the parliament to take the consent of the state, ठीक है। ऐसा कोई जरूरत नहीं है भाई कि जरूरत कंसेंट अपनी मर्जी से कर सकता है ये। कैट हमसे पूछा गया, कैट कोई सा भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, है ना, कुछ पेयर्स की बात करनी है अपने को। फ्रीडम फाइटर्स दिए हैं क्या? यस, फ्रीडम फाइटर्स दिए हैं, उसको ट्राइब के साथ मैच करना है। तिलका माझी, तिलका माझी जो है वो किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं? क्या ये बिलोंग करते हैं पहाड़िया ट्राइब से, है ना। क्या ये बिलोंग करते हैं पहाड़िया ट्राइब से? बिल्कुल सही है भाई। तिलका माझी बिलोंग टू व्हाट? पहाड़िया ट्राइब। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई यूपीएससी में, ठीक है ना, तो लोग उसको बाउंसर बोलते हैं, पर आप प्रीवियस से क्वेश्चन बनाए रहोगे, आपको पता रहे क्वेश्चन कैसे आता है। फिर आपने जब करंट अफेयर्स देखे होंगे, सब चीज़ों के बारे में आपको पता चला होगा, तो आप क्या करोगे, थोड़ा मोड़ा इनके बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे, तो थोड़ा मोड़ा पढ़ने के बाद ही तो प्रीलिम्स में थोड़ा मोड़ा चीज़ें काम आती है भाई। एंड तालाकल चंतू, तालाकल चंतू जो है वो कुरीचियार ट्राइब से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही है, ही बिलोंग टू कुरीचियार ट्राइब। बादू भगत ओरान ट्राइब से बिलोंग करते हैं क्या? बादू भगत बिलोंग टू ओरान ट्राइब, बिल्कुल सही है ना। रघोजी बांगरे, रघोजी बांगरे ही बिलोंग टू महादेव कोली ट्राइब, बिल्कुल सही है। रघोजी बांगरे जो है वो महादेव गोली ट्राइब से बिलोंग करते हैं। लक्ष्मण नायक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, है ना, ऑल्सो इंस्पायर्ड गांधी जी, है ना। ये किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं? भूयन ट्राइब से, बिल्कुल सही है। तो लक्ष्मण नायक भूयन ट्राइब, राघोई बांगरे महादेव खोली ट्राइब, बाधु भगत ओरान ट्राइब। देखो बाधु भगत तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनके लिए तो योजना भी इनके बारे में दिया हुआ था, है ना। तिलका माझी पहाड़िया ट्राइब, बिल्कुल सही है। लक्ष्मण नायक भी इंपॉर्टेंट है ना। बयान ट्राइब, तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट चारों है, आंसर हो जाएगा, सॉरी पांचों हैं, 1 2 3 4 5 ऑल आर करेक्ट। विद रिस्पेक्ट टू नाविक, बात किसकी करनी है? नाविक, दैट इज नेविगेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है ना। विच दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, हमसे करेक्ट नहीं पूछा है भाई, इनकरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। लेवल कैसा है? डिफिकल्ट है इसका। इट कैन हेल्प इन इन्वेस्टिगेशन ऑन लैंड, एयर, सी एंड ऑल्सो इन डिजास्टर मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है। नावी सैटेलाइट आर प्लेस्ड एट अ हायर ऑर्बिट देन जीपीएस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जो नाविक हैं भाई, क्या उसको जीपीएस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से भी ऊपर रखे हैं? हाँ, क्या जीपीएस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से भी ऊपर रखे हैं? बिल्कुल सही है। It is designed to provide accurate position information service to user in India as well as region extending 2500 किलोमीटर from its boundary। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो डाटा है 2500 वाला ये गलत है। कितना तक, ठीक है, इंडिया के कितना डिस्टेंस तक इसको हम देख सकते हैं? 1500 किलोमीटर तक। सपोज ये बॉर्डर रीजन है, यहाँ पे चाइना है, तो 1500 किलोमीटर तक हम यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट 2500। सो दिस डाटा 1500 किलोमीटर क्या है? इंपॉर्टेंट है। नावी के लिए 1500 किलोमीटर क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, हमसे क्वेश्चन फिर देखो, यही तो गलती होता है बार बार। इनकरेक्ट पूछा है भाई, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन 25 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? मीडियम है, 2022 में आ चुका है ये।
The Constitution of India classifies the minister into 4 ranks: cabinet minister, minister of the state, minister with independent charge, minister of the state and deputy minister. क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लासीफाई किया है? नो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लासीफाई नहीं किया है। तो कहाँ पे है भाई ये है? इट इज़ अ प्रैक्टिस, है ना, जो हमको देखने को मिलता है। इट इज़ नॉट कैटेगराइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ प्रैक्टिस जो हम करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा। बिल्कुल सही है। इसको 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया। ठीक है, 2003 में हुआ था ये। ठीक है, ये देखो ये सेंटर पे 15% है और दिल्ली के लिए कितना है भाई? काउंसिल मिनिस्टर शुड नॉट एक्सीड 10%। ओके, दिल्ली के लिए 10% है। हमसे कैट पूछा गया, कैट हो जाएगा बी 2 ओनली, 25 क्या हो जाएगा 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम है, मीडियम है। ओके, फर्स्ट है एमपी कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट and 40 days before the beginning and 40 days after the end of the session. This privileges is available in civil cases and in criminal cases. देखो भाई, ये civil cases में तो है but it is not in criminal cases. ठीक है ना, ये civil matters में है, criminal matters में नहीं है. So this is incorrect. According to the constitution, courts can inquire into the proceedings of a house or its committee in exceptional circumstances. No भाई, ना, court is not empowered टू इंक्वायर इनटू द मैटर्स, जो कि अंदर क्या हो रहे हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है, उस प्रोसीडिंग्स के बारे में इंक्वायर करने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। किसको? कोर्ट को। कैट पूछा है भाई, कैट तो कोई सा भी नहीं, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 27 है विद रेस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। हमको बात किसकी करनी है? प्राइवेट मेंबर बिल की बात करनी है। इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विच द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। अ मेंबर ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन हु इज नॉट अ मेंबर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट मेंबर। बिल्कुल सही है। प्राइवेट मेंबर मतलब ऐसा मेंबर जो कि मिनिस्टर नहीं है। ओके, प्राइवेट मेंबर मतलब ऐसा मेंबर जो कि मिनिस्टर नहीं है, रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है। गवर्नमेंट बिल एंड प्राइवेट मेंबर बिल आर गवर्न बाय द सेम जनरल प्रोसीजर एंड पास थ्रू द सेम स्टेज इन द हाउस। बिल्कुल सही है ना, ये दोनों सेम प्रोसीजर से होते हैं और सेम तरीके से पास होते हैं। Its introduction in the house required 7 day notice. क्या प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए 7 डे नोटिस चाहिए? नो, इसके लिए 1 मंथ नोटिस चाहिए भाई, 1 मंथ नोटिस चाहिए। अगर हमको प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करना है तो अपने को क्या चाहिए? 1 मंथ नोटिस चाहिए। ये जो 7 डे नोटिस है वो पब्लिक बिल के लिए है। पब्लिक बिल मतलब अगर कोई मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, मिनिस्टर अगर इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसको पब्लिक बिल बोलते हैं। पब्लिक बिल के लिए 7 डेज है, बट फॉर अ प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल के लिए जो अपने पास नोटिस दिया जाना चाहिए, है ना, वो कितना चाहिए? 1 मंथ का चाहिए। ठीक है, थर्ड इज इनकरेक्ट। हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा ए। क्वेश्चन 28 है विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हमको बात करनी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इसके बारे में इनकरेक्ट बताना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज optional for the farmer who have not availed of institutional credit, while all farmers who have borrowed institutional loans from banks are covered under the scheme mandatorily. क्या जो लोन लिए हैं उनको मैंडेटली इसके अंदर कवर हो जाते हैं? गलत बात है भाई, ये पहले था, है ना, ऐसा था पहले स्कीम, ठीक है ना, बट 2020 के बाद इसको अमेंड कर दिया गया है, अमेंड कर दिया गया है। इट इज नाउ वॉलेंटरी, नाउ वॉलेंटरी। ओके, वॉलेंटरी फॉर ऑल फार्मर्स। है जो फसल बीमा योजना है वो क्या बताता है? अपने को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है भाई, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है क्रॉप फेलियर के लिए। फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज पहले अगर ये स्टेटमेंट आता तो सही होता, बट 2020 के बाद इसको अमेंड कर दिया गया है, तो अभी तो ये गलत है बिकॉज इट इज नाउ वॉलेंटरी, है ना। चाहे तो उसमें पार्ट ले, चाहे उसका पार्ट ना हो। अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फार्मर हैव टू पे अ यूनिफॉर्म मैक्सिमम प्रीमियम ऑफ 1.5% फॉर क्रॉप दैट दे कल्टीवेट इन एनी सीजन। नो, ये गलत है बिकॉज 2% प्रीमियम है किसके लिए? 2% प्रीमियम है खरीफ क्रॉप के लिए, है ना, खरीफ क्रॉप के लिए 1.5% प्रीमियम है राबी क्रॉप के लिए,
ऑल दी राबी क्रॉप्स एंड 5% एनुअल है ना, 5% प्रीमियम है किसके लिए, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए, कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इतना प्रीमियम देना पड़ता है। सो दिस इज नॉट यूनिफॉर्म, सो इनकरेक्ट है दोनों, हमसे इनकरेक्ट पूछा तो दोनों इनकरेक्ट हो जाएगा भाई। ओके, सो आंसर हो जाएगा अपने पास सी। 29 नंबर क्वेश्चन है मिशन रफ्तार रिसेंटली इन द न्यूज़। हमको बात करनी है मिशन रफ्तार जो न्यूज़ में था उसके बारे में। तो मिशन रफ्तार न्यूज़ में क्यों था, मिशन रफ्तार है क्या भाई? मिशन रफ्तार एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का टू अचीव अ टारगेट ऑफ डबलिंग द एवरेज स्पीड ऑफ फ्रेट ट्रेन्स एंड इंक्रीजिंग द एवरेज स्पीड ऑफ सुपर फास्ट मेल एक्सप्रेस ट्रेन टू 25 है ना। मिशन रफ्तार में हम क्या करते हैं, रफ्तार पाना चाहते हैं, हम स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। किसके स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं भाई? जो फ्रेट ट्रेन है उसके एवरेज स्पीड को डबल करना चाहते हैं, और जो एक्सप्रेस इसको 25 किलोमीटर पर आवर तक हम करना चाहते हैं। ओके, सो दिस इज मिशन रफ्तार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक इनिशिएटिव है। क्वेश्चन नंबर 30 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, किंग और उनके डायनेस्टी के साथ उनको मैच करना है। नानुका जो किंग थे, नानुका किंग कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? नानुका किंग बिलोंग टू दी चंडेला डायनेस्टी, बिल्कुल सही है। चंडेला डायनेस्टी हमको बस कहाँ पर देखने को मिलता था? मध्य प्रदेश के अंदर। सो दिस इज करेक्ट, नानुका इज फ्रॉम चंडेला डायनेस्टी। जया शक्ति, जया शक्ति जो थे क्या वो बिलोंग करते थे हमारे पास परमारा डायनेस्टी को? नो, जय शक्ति भी किससे बिलोंग करते थे? चंडेला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। नागभट्टा टू किससे बिलोंग करते हैं? नागभट्टा टू किससे बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग टू गुजरा प्रतिहारा, सही है। भोजा, भोजा जो थे वो किससे बिलोंग करते थे? राष्ट्रकूट से, गलत। भोजा डायनेस्टी बहुत फेमस है, भोजा बिलोंग टू गुजरा प्रतिहारा। राजा भोज किसने नहीं सुना है भाई? ओके, सो ये हो गया। ओके, सो हमसे कैटली मैच पूछा है, कैटली मैच हो जाएगा वहां पे 1 and 3 ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। ओके, क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। ओके, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द लॉ लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स इनकार्सिरेशन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर। लॉ के हिसाब से लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? लॉ के हिसाब से लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? ओके, लॉ के हिसाब से लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब कितना होता है भाई? है ना, मतलब आदमी जब तक सांस छोड़ना, मतलब जब तक स्टॉप ब्रीदिंग, ठीक है ना, जब तक वो मर ना जाए, अंटिल डेथ। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स अंटिल डेथ, इट इज नॉट फॉर 14 ईयर्स। ओके, सेकेंड है व्हेन एनी पर्सन हैज बीन सेंटेंस्ड टू punishment for an offense, the appropriate government may at any time without condition or upon any condition which the person sentenced accepts suspend the execution of his sentence or remit the whole or any part of the punishment to which he has been sentenced। ये जो गवर्नमेंट है वो ये कर सकती है, ऐसा लिखा है भाई कि गवर्नमेंट ये कर सकती है। हाँ बिल्कुल कर सकती है। ऐसा किस में लिखा हुआ है? ऐसा सेक्शन 432 में लिखा हुआ है, CRPC का, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है ना। पावर देती किसको? गवर्नमेंट को। ओके, दिस इज करेक्ट that when any person has sentenced to punishment for an offense, the appropriate government may at any time without condition or upon any condition which the person sentenced accept suspend the execution of his sentence or remit the whole or any part of the punishment to which he has been sentenced। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 32 है विथ रेस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हमको बात किसी करनी है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करनी है। हार्ड क्वेश्चन है ये। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मैंडेट एवरी पब्लिक अथॉरिटी टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ऑन अ सो मोटो बेसिस, है ना, टू पब्लिक एट रेगुलर इंटरवल। ये सही है भाई, बिल्कुल सही है। फर्स्ट है और सेकेंड है इफ इंफॉर्मेशन साउट कंसर्न
द लाइफ और लिबर्टी ऑफ पर्सन इट शैल बी सप्लाइड विद इन 4 वीक, नो इट इज विद इन 48 आवर्स। अगर ये जिंदगी को अफेक्ट कर रही है तो ये 48 आवर्स के अंदर हमको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। द एक्ट विल नॉट अप्लाई टू द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, नो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ओके। बट करप्शन एलिगेशन के समय तो कर ही सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। सो हमारे पास कैट पूछा है, कैट हो जाएगा A1 ओनली, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कोंडापल्लाई टॉयज इज करेक्ट। हमको बात किसी करनी है कोंडापल्लाई टॉयज की, किसकी बात करनी है, कोंडापल्लाई टॉयज की बात करनी है, हमसे करेक्ट पूछा गया है। मीडियम लेवल क्वेश्चन है ये। द टॉयज आर मेड ऑफ वुड इन कोंडापल्लाई इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। क्या ये सही है? कोंडापल्लाई के अंदर इसको बनाया जाता है, हाँ बिल्कुल सही है, कोंडापल्लाई के अंदर इसको बनाया जाता है, बट इट इज नॉट इन तेलंगाना, इट इज इन आंध्र प्रदेश, ओके। एंड दे हैव बीन ग्रांटेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, बिल्कुल सही है, रिसेंटली इनको जीआई टैग दिया गया है कोंडापल्लाई टॉयज को, इसलिए न्यूज में थे। लकड़ी के होते हैं, ये किसके होते हैं? लकड़ी के होते हैं, ये याद रखना। और ये टॉयज जो है दिस आर डेकोरेटेड इन दी हाउस होल्ड, ठीक है ना। कौन से समय देखने को मिलता है ना, ये हमको नवरात्रि के समय देखने को मिलता है, नवरात्रि और संक्रांति के समय, है ना। एंड इसको उन लोग क्या बोलते हैं, कोंडापल्लाई टॉयज को क्या बोलते हैं? बोमलया कोविलू, ओके। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन 34 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एमिकस क्यूरी। हमको बात किसकी करनी है? एमिकस क्यूरी की बात करनी है। हमसे क्या पूछा गया है? कैट पूछा गया है। द डिसीजन वेदर टू एडमिट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द एमिकस क्यूरी लाइज विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। एमिकस क्यूरी क्या होता है? इट मीन फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। एमिकस क्यूरी का मतलब क्या होता है? फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, है ना, कोर्ट का दोस्त है ये। द डिसीजन वेदर टू एडमिट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय एमिकस क्यूरी लाइज विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, बिल्कुल सही है। दोस्त की बात माने या ना माने तो खुद पे डिपेंड करता है, यस कोर्ट पे डिपेंड करता है। एमिकस क्यूरी कैन बी अपॉइंटेड इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, बिल्कुल सही है। एमिकस क्यूरी मतलब दोस्त को अपॉइंट कर सकते हैं सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों में। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ। 35 है विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हमको यूएनजीए की बात करना है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करनी है। द यूएनजीए असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इंडिया क्या है? ऑब्जर्वर स्टेटस के अंदर है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएनजीए, बिल्कुल सही है। परमानेंट ऑब्जर्वर इन यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर, नो, ऐसा लगेगा वो, बट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज जो परमानेंट ऑब्जर्वर है ना, वो अपना हेडक्वार्टर मेंटेन कर सकता है, दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 36 है कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। कुछ केव्स दिए हैं और ये केव्स कहाँ पे हैं हमको उसको बताना है, ठीक है। तो बोरा केव्स, बोरा केव्स कहाँ पे है? बोरा केव्स आंध्र प्रदेश के अंदर है क्या? बिल्कुल सही है, बोरा केव्स आर इन आंध्र प्रदेश। लोमास ऋषि, लोमास ऋषि केव्स कहाँ पे है? बिहार के अंदर है क्या? लोमास ऋषि केव्स बिहार के अंदर है क्या? लोमास ऋषि केव्स बिहार के अंदर है, बिल्कुल सही है। मौसमी, मौसमी केव्स कहाँ पे है? मौसमी केव्स मेघालय के अंदर है, बिल्कुल सही। मंडापरेश्वर टेम्पल, मंडापरेश्वर केव, मंडापरेश्वर केव कहाँ पे है? मंडापरेश्वर केव इज इन विच स्टेट? मंडापरेश्वर केव इज इन महाराष्ट्र, ओके। एंड टोबा, टोबा केव कहाँ पे है? टोबा केव इज इन हिमाचल प्रदेश, टोबा केव इज इन हिमाचल प्रदेश। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट आएगा 1 2 3। बोरा केव्स इन आंध्र प्रदेश, लोमा ऋषि केव इन बिहार, मौसमी केव्स इन मेघालय, मंदापरेश्वर केव्स इन महाराष्ट्र जहाँ पे शिवा की वर्शिप होती है, टाबो केव्स इन हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 37 है विद रेस्पेक्ट टू मुला परियार डैम। बात किसकी करनी है? बहुत इंपॉर्टेंट डैम की बात करते हैं, मुला परियार डैम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? हमसे करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। इट इज अ मासोनरी ग्रेविटी डैम ऑन दी पेरियार रिवर। क्या ये सही स्टेटमेंट है भाई? ये सही स्टेटमेंट है क्या? बिल्कुल सही है ये, है ना। ये मानसूरी ग्रेविटी डैम है जो कि किस नदी के ऊपर है? पेरियार नदी के ऊपर है, ठीक है ना। कहाँ पे बनाया गया इसको? मुला
है ना, मुलियार रिवर और पेरियार रिवर के कॉन्फ्लुएंस में बनाया गया है, ठीक है ना। कहाँ पे है ये, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। एंड ये सही हो गया। द लोकेशन लोकेटेड, इट इज लोकेटेड इन केरला बट इज ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। ये सही है क्या, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है क्या, बिल्कुल सही है। ये है कहाँ पे, केरला में है, बट इसको ऑपरेट कौन करता है, तमिलनाडु, मेंटेन कौन करता है, तमिलनाडु। सो आंसर हो जाएगा सी। 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नालंदा यूनिवर्सिटी इज करेक्ट। हमको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बताना है, करेक्ट बताना है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, मीडियम। इट वॉज फाउंडेड बाई कुमारा गुप्ता वन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इन 5th सेंचुरी। बिल्कुल सही है। सो कुमारा गुप्ता ने बनाया था इसको, है ना। द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उसको कहाँ पे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है 2016 के अंदर, बिल्कुल सही है। एंड जू ब्योंग was Chinese Buddhist monk who traveled to India during the regime of King हर्षवर्धन and studied नालंदा। क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है भाई, बिकॉज हुआंग सांग आए थे हर्षा के समय, कौन आए थे, हुआंग सांग। एच से हर्षा, एच से हुआंग सांग, ओके। उसके बाद 4th है, नालंदा वॉज ransacked and destroyed by Turkish invader महमूद गोरी। नो, महमूद गोरी ने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया था, इसको एक मिलिट्री मैन था, है ना, एक जनरल था, उसने डिस्ट्रॉय किया था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। इसने डिस्ट्रॉय किया था उसको, बख्तियार खिलजी। इतिहास भी अजीब है, इतिहास में हमेशा अजीबो गरीबों का नाम रखना पड़ता है। सो यहाँ पे हमारे से कैट पूछा गया, कैट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2, आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू हैंसेंस डिसीज। हैंसेंस डिसीज न्यूज में था, हमको किसकी बात करनी है, हैंसेंस डिसीज की बात करनी है। इट इज एन इन्फेक्शन कास्ड बाय डोरी वायरस। जो हैंसेंस डिसीज है उसको, हैंसेंस डिसीज किसको बोलते हैं भाई, लैप्रोसी को बोलते हैं। हैंसेंस डिसीज किसको बोलते हैं, लैप्रोसी को बोलते हैं। हैंसेंस डिसीज किसको बोलते हैं, लैप्रोसी को। और ये डोरी वायरस नहीं करता है, हैंसेंस डिसीज को माइकोबैक्टीरियम लैप्री वायरस करता है, लैप्री बैक्टीरिया करता है। फर्स्ट इज इन कैट, हमसे कैट पूछा है ना। इट कैन अफेक्ट नर्व, स्किन, आइज, लाइनिंग ऑफ नोज, बिल्कुल सही है ना। बॉडी कैविटी की ओपनिंग को अफेक्ट करता है। सो आंसर हो जाएगा ये, बिकॉज 3 तो दोनों में है। हैंसेन डिसीज इज नॉट पास फ्रॉम मदर टू हर अनबॉर्न बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इट ऑल्सो नॉट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बिल्कुल सही है ये। क्वेश्चन नंबर 40 है, मियावाकी मेथड, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भाई, है ना, और तो हमेशा न्यूज़ में था। मियावाकी मेथड के बारे में तो पता होना ही चाहिए। मियावाकी मेथड क्या है भाई, ये फॉरेस्टेशन का मेथड है। मियावाकी मेथड क्या है, ये फॉरेस्टेशन का मेथड है। सो इट इज द क्रिएशन ऑफ व्हाट, मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है कुछ स्टेटमेंट्स की, मीडियम लेवल क्वेश्चन है। अ हाइक इन द रेपो रेट विल लीड टू बोरोइंग रेट ऑफ ऑल काइंड्स ऑल्सो गोइंग हाई। ठीक है, देखो रेपो रेट क्या होता है भाई, आरबीआई जो है जिस दर पे बैंकों को पैसा देती है उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। सपोज आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया तो क्या बैंक ज़्यादा पैसा लेंगे, नहीं लेंगे, है ना। ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, अब जो बैंक जो होंगे उनको ज़्यादा दरों पे पैसा मिलेगा, जब लोगों को देंगे पैसा तो भी ज़्यादा दरों पे देंगे ना, बिल्कुल रही है, इनका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोरिंग रेट्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ गोइंग अप, देखो यहाँ पे बोला गया ऑल, तो लोग क्या करेंगे, ऑल सोच के क्या है गलत बोल के हटा देंगे। बट यहाँ पे अब थोड़ा दिमाग भी लगा यार, एक्सट्रीम वर्ड देते गलत नहीं करना है, थोड़ा सा भी सोचा, थोड़ा सा ओके, सो इट इज करेक्ट। सेकंड है, जनरली एन इंक्रीज इन द रेपो रेट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। रेपो रेट के बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रो होती है क्या, जनरली बोल रहा है, ठीक है ना भाई। देखो ये गलत है, बिकॉज रेपो रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट कम बढ़ जाएगा तो लोग ज़्यादा उधारी नहीं लेंगे। जनरली याद रखना, दुनिया की हर इकोनॉमी जो है उधारी पे चलती है। अमेरिका का जितना उधारी है ना, 1/3 इंडिया का उतना जीडीपी है, ठीक है ना। इसका $1 ट्रिलियन उधारी है, इसीलिए अमेरिका इतना आगे हुआ। तो सिंपल से नियम में उधारी नहीं होगा तो कोई आगे नहीं बढ़ता। उसी प्रकार जैसे हमारे पास बैंक लोन नहीं देगी ना तो इंटरेस्ट इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। और बैंक लोन कब देगी भाई, जब रेपो रेट कम होगा। तो रेपो रेट के बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रो का रेट नहीं है, रेपो रेट का कम होने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। दिस इज इनकरेक्ट। Abacus, that is order book inventories and capacity utilization survey of RBI provide an insight into the demands of Indian manufacturing sector, बिल्कुल सही है।
करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 एंड 3, आंसर हो जाएगा सी। 42 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार्ट ट्रीटी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 99% चांस है क्वेश्चन समझ लो कि छप चुका है। स्टार्ट ट्रीटी इतना रिपीट नहीं कर सकते यूपीएससी को, बट 99% रिपीट कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन हिट लिस्ट में है। जो 1000 टॉपिक नहीं, जो 100 टॉपिक है ना, उसमें से 10 क्वेश्चन तो आने पक्के हैं। तो ये वो स्टार्ट टॉपिक में है, स्टार्ट ट्रीटी, स्टार्ट टॉपिक, स्टार्ट ट्रीटी। इट इज साइन इन 1991। द स्टार्ट 1 Strategic Arms Reduction Treaty was a bilateral treaty between United States and the Soviet Union on the reduction and limitation of strategic offensive arms। बिल्कुल सही है यार ये। The treaty barred its signatories from developing more than 6,000 nuclear warhead and a total of 16,000 international ballistic missiles and bombers। ये भी सही है। A new START treaty limits the number of deployed strategic nuclear warhead to 15,050, which is down near to 2/3 from original START treaty। ये भी सही है। पहले 6,000 के आसपास थे भाई, अभी कितना कम कर दिया न्यूक्लियर वेपन को, 1500 के आसपास कर दिया गया है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सब। क्वेश्चन नंबर 43 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉमनवेल्थ गेम्स। हमको बात किसकी करनी है, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करनी है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं। मीडियम लेवल क्वेश्चन है ये। द मोटो ऑफ 2012 कॉमनवेल्थ गेम्स वॉज स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। क्या यही मोटो था क्या कॉमनवेल्थ गेम का? बिल्कुल सही है। अनलाइक द ओलंपिक्स, पैरा एथलीट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द सेम कॉमनवेल्थ गेम्स, मेकिंग इट द फर्स्ट फुल्ली इंक्लूसिव इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट। बिल्कुल सही है, बिकॉज देखो पैरा ओलंपिक्स अलग होता है, ओलंपिक्स अलग होता है, बट कॉमनवेल्थ गेम दोनों एक साथ होता है, ठीक है ना। 2022 Commonwealth Games are the first global multi-sport event to have more event for women than men। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि दुनिया में जिसमें वुमेन को ज़्यादा इवेंट्स थे वुमेन के लिए एज कम्पेयर टू मैन। यस करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट आएगा डी। 44 है पर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी ऑफन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो देखो भाई सब गलती करना है ना। पर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी किसका है? वुल्फ वॉरियर है ना, स्ट्रेटेजी किसका? ये सब गलती मत करना यार, ये सब स्ट्रेटेजी मत गलती करना, छोटी छोटी चीजें हैं बट सबको गलत मत करना, ठीक है ना। सो पर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी जो है ना, इट इज स्ट्रेटेजी फॉर एसिमेट्रिक वॉरफेयर एंड स्ट्रेटेजी टू अवॉइड द नेक्स्ट पैंडेमिक एंड स्ट्रेटेजी टू काउंटर इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ एक्सोटिक एनिमल एंड स्ट्रेटेजी टू प्रिजर्व एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। ओके तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो किस लिए बनाया गया था? ये जो पर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी है इट इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर। मतलब हमारे पास जो ताइवान है ना, ताइवान और चाइना के बीच में देखने को मिला गया, ये ताइवान और चाइना के बीच में देखने को मिला गया। यार देखना सही, हमेशा याद होना चाहिए कि ताइवान और चाइना के बीच में देखने को मिला है क्या? यस बिल्कुल सही है, बिकॉज देखो चाइना में और ताइवान में बहुत अंतर है भाई। चाइना के सामने ताइवान पिद्दी से है लेकिन वो डरता नहीं है। दिस इज व्हाट वी कॉल एसिमेट्रिक वॉरफेयर। तब भी वो डराता है उसको, है ना, मैं एग्रेसिव हूँ बोलता है, क्योंकि एग्रेसिव को एग्रेसिव से ही सुधारा जा सकता है, ऐसा ताइवान का मानना है। और इसी स्ट्रेटेजी क्या बोलते हैं? पर्क्यूपाइन स्ट्रेटेजी बोलते हैं। इसी न्यूज में था विद रेफरेंस टू चाइना ताइवान। 45 है विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 45 है विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। हमको बात किसकी करनी है? इंडियन इकोनॉमी की। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है भाई 2022 में। ओके तो पूरा प्रीवियस क्वेश्चन कब आता है इसमें? इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। भाई सपोज रिजर्व बैंक इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है। तो मनी सप्लाई ज़्यादा है तो क्या करना है अपने को? मनी सप्लाई कम करना है। सपोज ये अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे बेच देती है, तब तो ये क्या करेगा? मनी इधर जाएगा, ठीक है ना। ये पीपल्स है, ये RBI है, सो इट विल नॉट बाय, इट विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जिससे क्या होगा? पैसा का फ्लो किधर होगा? RBI की तरफ होगा। सो इट विल नॉट बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट विल सेल। If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market, है ना। अगर रूपी डिप्रिशिएट कर रहा है तो RBI सेल करेगा डॉलर्स को, बिल्कुल सही है। If interest rate in USA और यूरोपियन यूनियन were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars। अगर इंटरेस्ट रेट देखो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट RBI के अंदर USA के अंदर यहाँ पे कम हो रहे हैं तो RBI क्या करेगी? डॉलर को बाई करेगी, बिल्कुल सही है। अब दिमाग भी लगाओ यार, मतलब डॉलर सस्ता हो रहा है समझ लेना, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो खरीद के फायदा हो जाएगा, सही होगा ये,
दिमाग भी थोड़ा, हर चीज़ों पे इकोनॉमिक्स समझ जाना, कोई चीज़ कॉमन सेंस भी लगाना है यार, मेंस में बहुत सारी चीज़ें कॉमन सेंस से हो जाती है। 46 है द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। हमको बात इसी करनी है, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 वाज सिग्निफिकेंट फ्रॉम सेवरल एस्पेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कौन थी? उषा मेहता। यस, उषा मेहता पार्टिसिपेट किया था क्या क्विट इंडिया मूवमेंट में? बिल्कुल पार्टिसिपेट की थी। क्या मंतिंगिनी हजरा ने पार्टिसिपेट किया था? बिल्कुल किया था। संचेता कृपलानी ने पार्टिसिपेट किया था। राजकुमारी अमृत कौर ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे सारे के सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है ना, करेक्ट हमको बताना है। क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। द मोस्ट रिसेंट चेस ओलंपियाड वॉज hosted in India for the first time and saw the largest participation in any chess Olympiad। क्या ये सही है भाई? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए ग्लोबल स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, है ना। इसको क्या ये ग्लोबल स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या घोषित किया गया है? बिल्कुल घोषित किया गया है। किसको घोषित किया है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को। किसके द्वारा? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ग्लोबल स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है। इंडियाज वुमेन टीम वॉन द कंट्रीज फर्स्ट एवर मेडल इन वुमेन सेक्शन इन रिसेंट चेस ओलंपियाड। बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा तीनों का तीनों स्टेटमेंट। ओके 48 है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू निसार। व्हाट इज निसार? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछो यार, ये भी स्टार टॉपिक में आता है। ये जैसे स्टार डिग्री था वैसे तरह निसार भी है। द मिशन विल ऑब्जर्व अर्थ एंड मेजर इट्स चेंजिंग इकोसिस्टम एंड मास ग्लोबली। बिल्कुल सही है ये। It will use both L and S band radar frequencies. S band is being built by NASA और इसरो। देखो भाई, जिसमें S पहले आ रहा है वो S को बनाएगा, ठीक है। तो नासा ने क्या बनाया है? L band। इसरो ने क्या बनाया है? इसरो ने बनाया है S band। सो दिस इज करेक्ट। जिसमें S आ रहा है वो S वाला पहले S बनाएगा, ठीक है। याद रखना, इस तरीका है ये याद रखने का। Its primary goal includes spotting warning signs of imminent volcanic eruption, helping to monitor groundwater supplies, tracking the rate at which ice sheet are melting। ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा डी। बानेश्वरा भास्करम आर सीन इन द न्यूज। बानेश्वरा और भास्करम जो था वो न्यूज में था, क्यों? बानेश्वरा और भास्करम जो था वो न्यूज में था, क्यों? बानेश्वरा और भास्करम में ऐसा है क्या? बानेश्वरा और भास्करम में क्या है भाई? बम्बू। बानेश्वरा और भास्करम जो थे वो न्यूज में थे बिकॉज ऑफ बम्बू। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ बम्बू। बिकॉज बानेश्वरा जो है ना वो दिल्ली के अंदर एक बैम्बू थीम पार्क बनाया गया है। इट इज अ बैम्बू थीम पार्क, जो कि कहाँ पे बनाया गया है? दिल्ली के अंदर, है ना, यमुना के फ्लड प्लेन्स में, है ना। और भास्करम क्या है? इट इज अ बैम्बो विलेज। बैम्बो विलेज है ये भास्करम, जो कि कहाँ पे है? बैम्बो विलेज इज इन त्रिपुरा, है ना, जहां पे इंडिया का फर्स्ट बैम्बो पार्क बना है। फर्स्ट बैम्बो पार्क, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम। हमको बात किसकी करनी है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम इज समटाइम मेंशन इन न्यूज विद रेफरेंस टू। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम न्यूज में देखने को मिला था, ठीक है। हमको बताना है कि ये क्यों न्यूज में था भाई। सो इट इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ व्हाट, है ना। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम न्यूज में था बिकॉज टू सर्टिफाई, है ना, सर्टिफाई द स्किल एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू एडिशनल चैनल्स, ठीक है ना। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जो उन्होंने स्किल लिया है, ठीक है ना, उसको इन्होंने क्या करने, रिकॉग्नाइज करने के लिए रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम लॉन्च किया, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अंदर क्या आता है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम के अंदर आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है ना, जो कि स्किल डेवलपमेंट के अंदर स्किल डेवलपमेंट की बात करता है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, ओके। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दी अक्टूबर नहीं है, अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की। सो नेक्स्ट में हम बात करेंगे 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस की।